हर साल होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता। मतलब हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं होता इसमें, ना किसी हुक्मरान का ना हुकूमत का। ये वक्त कोई इतना अच्छा नहीं था समिट के लिए, मैं बताऊं ना। हम लोग अगर होते तो हम लोग प्रेफर यही करते कि समिट ना हो इस वक्त। क्योंकि जब समिट होती है तो जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आता है, उसकी तवज्जो इस पे नहीं होती कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होगा। उसकी तवज्जो होती है कि जिस मुल्क में हो रही है उस मुल्क में क्या हो रहा है। तो जितना जिस किस्म का बहरान आपके मुल्क में चल रहा है, जिस किस्म की नेगेटिविटी इस मुल्क में इस वक्त हावी है, जहां एक आपका वजीर आजम जो है वो उसको जेल में डाला हुआ है, बीमार है, और ये खबरें बाहर आ रही हैं। बल्कि मैं बताऊं, पिछले एक हफ्ते में दो तीन डिप्लोमेट्स ने मुझसे जो विजिट कर रहे थे, उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि भाई कि क्या है मसला। तो मसला हमसे लेते थे कि पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो सारे सफारतखाने इस वक्त पाकिस्तान के क्राइसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सारा इंटरनेशनल मीडिया की दिलचस्पी पाकिस्तान का अंदरूनी क्राइसिस था। तो ये समिट जो थी, ये तो एक साइड लाइन पे एक इवेंट हो गया। और जो डिप्लोमेट्स उनके साथ आए थे वो भी देख के मायूस हो रहे थे। जितना तासुर नेगेटिव इस टाइमिंग पर हुआ है इस समिट के हवाले से, मैं नहीं समझता कभी हमारे यहाँ किसी समिट के मौके पर इतना नेगेटिव माहौल नहीं था। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शमशाद अहमद खान, साबिक सफीर। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, खासा तजर्बा रखते हैं आप सफारतकारी में, फॉरेन अफेयर्स में। एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, क्या आउटपुट निकला इस कॉन्फ्रेंस का? ये कामयाब कॉन्फ्रेंस थी? इसके बाद क्या हालात आप देख रहे हैं? देखिए, आपको डिप्लोमेटिक लाइफ की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए यू हैव टू मूव बियॉन्ड पाकिस्तानी मीडिया। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जिस किस्म की कहानियां तराशी जाती हैं, वो उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जिस तरीके से इन्होंने ये शंघाई कोऑपरेशन के बारे में पिछले एक हफ्ते से शोर डाला हुआ था मीडिया में, कि जैसे कोई मोजज़ा हो गया है पाकिस्तान की तारीख में, और तारीखी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये होने जा रहा है, तिजारत ये हो जाएगी, और ये फलां चीज हो जाएगी। तो दरअसल ये बात समझने के लिए जरूरी है कि मैं आज आपको बताऊं कि शंघाई है क्या चीज। शंघाई, मैं चूंकि खुद मैंने इस किस्म की समिट मीटिंग्स न सिर्फ ये कि अटेंड की हैं, बल्कि मैंने कई मीटिंग्स खुद कंडक्ट की हैं पाकिस्तान में। ये कोई पहली समिट मीटिंग नहीं हुई है। इससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में 2004 में सार की मीटिंग हुई थी। जी। 2004, जनवरी 2004 में। उससे पहले 97 में जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, तो उस वक्त हमने ओआईसी की एक समिट मीटिंग की थी, जिसमें 57 ममालिक आए थे, 57 कंट्रीज, और इस्लामाबाद में हुई थी, और इसी कन्वेंशन सेंटर में हमने की थी। फिर उससे पहले 2 साल पहले 95 में, 95 में, मैं उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था ईसीओ का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तेहरान में। ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि अयूब खान के ज़माने में बनी थी, 1964 में। अयूब खान, शाह ईरान और टर्की के प्रेसिडेंट थे, तीनों ने ये इस्टेब्लिश की थी। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इसका नाम था, तो आरसीडी कहते थे इसको। और वो फिर जब इनकलाब आया ईरान में, तो उन्होंने इसका नाम बदल के ईसीओ रख दिया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 3 मेंबर थे इसमें। और उस आरसीडी की मैं खास ये बात बता दूं कि वो इस पूरे खित्ते में, यानी एशिया में, वो पहली रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने बनाई थी। और उसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुशर्रफ हुसैन जुबैरी थे, हमारे आईसीएस अफसर होते थे, वो थे। और फिर वो बाद में जब इनकलाब ईरान का आ गया था, तो फिर पाकिस्तानी दूसरा एक और मुख्तार मसूद, वो भी सेक्रेटरी जनरल रहे थे। और मैं तीसरा सेक्रेटरी जनरल बना था 92 में, 1992 में, उस ऑर्गेनाइजेशन का, ईसीओ का। तो मैंने उस वक्त 3 मेंबरों की ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन मैंने उस वक्त चूंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था, सेंट्रल एशिया में 6-7 रियासतें आज़ाद हो गई थी,
तो मैंने फिर उन रियासतों को अप्रोच किया और उनको ऑफर की कि आप मेंबर बन जाएं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम आपकी मदद करेंगे आपको, क्योंकि अब तक तो आप लैंड लॉक्ड रहे हैं, समुद्र के आउटलेट कोई नहीं आपका। तो मैंने उनको कहा कि हम आपको ग्लोबल मेन स्ट्रीम में लेके जाएंगे। तो सब बड़े खुश हुए। तो 6 सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक शामिल हो गई, और सातवां अफगानिस्तान। उस वक्त सदर थे अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी। तो मेरा इनसे ताल्लुक ईरान में होता था, जब मैं सफीर था सबसे मुलाकातें होती थी। तो मैंने उसको 10 मेंबरों की ऑर्गेनाइजेशन बना दिया 92 में। और फिर उस पे बाद समिट 95 में जब हुई, तो इसके 10 हेड्स ऑफ स्टेट इस्लामाबाद आए बेनजीर भुट्टो के जमाने में। तो बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी। लेकिन ये मीटिंगें जबरदस्त होती हैं, उनका नतीजा को खास प्रैक्टिकल टर्म्स में कुछ सोचे ना कि जी, कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, या और कोई बड़े उस ब्रेक थ्रू के हवाले से कभी कोई नहीं निकलता। क्योंकि ये जो रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनका कोई अपना बजट नहीं होता, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, कोई वसाइल नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर जो हुकूमतें मेंबर्स होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है, और उनको ये मौका फ्राहम हो जाता है, ये प्लेटफॉर्म होता है, फोरम बन जाता है, जहां वो हर साल मीटिंग्स करते हैं और अपनी जो गुस्सा निकालना हो गुस्सा निकालने, मायूसी करनी हो मायूसी, तो उस पे अपने आइडियाज के किस तरह हम इकट्ठे होकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं, तजारत में और दूसरे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल मामला पे। तो ये इसी तरह ये जो शंघाई कोऑपरेशन है, जब मैं सेक्रेटरी जनरल था ईसीओ का 92 से 96 तक, उस वक्त चीन और रूस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, शंघाई 5, जिसमें चीन और रूस थे, और प्लस 3 सेंट्रल एशिया की रियासतें थी, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन उनका मकसद जो था वो इस वजह से था कि उस वक्त अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और ईरान से, इन सेंट्रल एशिया की रियासतों को टेररिज्म का खतरा था। चीन को भी, जो चीन के भी सिंकियांग का इलाका है उइगर्स वगैरह के हवाले से, तो वो बड़े कंसर्न थे कि ये इस इलाके से उनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वगैरह जाती हैं। तो ये शंघाई कोऑपरेशन इस तरह शुरू हुई थी। अच्छा, अब आप जो है ना, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया कि जैसे पता नहीं क्या बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये फिर 2001 में ये 5 की बजाय फिर 6 मेंबरों की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उज्बेकिस्तान नया शामिल हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान और ईरान ने भी अपनी दिलचस्पी शो की, और फिर इंडिया ने भी की। तो हम लोग फिर ऑब्जर्वर के तौर पर काफी साल इसके साथ मुंसलिक रहे। इवेंचुअली 2017 में फिर पाकिस्तान और इंडिया को बाकायदा मेंबर बना लिया गया, और अब इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स। अब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ईसीओ, उसके भी 10 मेंबर थे। उसकी हमने समिट 95 में की, बड़ी कामयाब समिट थी, और अच्छी बातें हुई। और बेनजीर भुट्टो की वजह से उसको जाहिर है कि एक और ही डायमेंशन थी उसकी। तो ये जो इस वक्त समिट हुई है, ये पिछले 23 सालों से हर साल हो रही है, शंघाई की। तो इनके पास अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इतनी जितनी, बल्कि मैंने काफी इनको मदद की है। एज फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, चीनियों के साथ मेरा राब्ता रहता है, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ, और जो हमने काम किए थे ईसीओ में, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह बताता रहता हूँ। हमने ईसीओ में, यानी ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक बनाया था ईसीओ का टर्की में। हमने साइंस फाउंडेशन बनाई थी पाकिस्तान में। हमने कल्चरल इंस्टीट्यूट बनाई थी ईरान में। हमने इसी तरह टर्की में ही हमने ईसीओ का एक और बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था। मकसद था कि उससे मेंबर मुल्कों के दरमियान तावन पैदा किया जाए, क्योंकि वरना तो ऑर्गेनाइजेशनें बजाते खुद तो कोई चीज़ नहीं ना देती, रियासतों को रिकमेंडेशन देनी होती है, तजावीज़ देनी होती हैं, और फिर वो आगे अपने वसाइल को यूज़ करके उन पर अमल करके तरक्की की तरफ जाते हैं, अगर वो तजारत करनी है। हमारे यहाँ जिस तरह ये अब शंघाई पिछले 23 साल से हर साल मीटिंग हो रही है, और इनकी 3 मीटिंग्स होती हैं साल में। एक हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे, प्रेसिडेंट लेवल पे,
और एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे, और तीसरी फॉरेन मिनिस्टर लेवल। ये बिलावल भुट्टो इंडिया गया था, जो फॉरेन मिनिस्टरों की मीटिंग हुई थी 2 साल पहले, उस वहां पे हर साल होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता। मतलब है, बड़ा लंबा चौड़ा एक एलामिया इशू हो जाता है, डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं। ये कागज जो है ना, बहुत इस्तेमाल होता है इस किस्म की मीटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, और बिलखसूस यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस को तो मैं कहा करता हूँ कि दुनिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेपर, दुनिया में जो कागज इस्तेमाल होता है वो यूनाइटेड नेशन में होता है, टनों के एतबार से। इतनी रेजोल्यूशन हर साल, वहां हजारों रेजोल्यूशन अडॉप्ट होती हैं, सब की सब आर्काइव्स का हिस्सा बन जाती हैं, किसी पर अमल नहीं होता। रेजोल्यूशन जो होती है बस सिर्फ अडॉप्ट करने के लिए होती हैं। और बाकी इसी बात से ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इज आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट पेपर। ठीक तो है। उसी हवाले से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सार्क हो, अब मैं आपको सार्क भी बताऊं, सार्क हमारी अपनी साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो 85 में वजूद में आई थी। लेकिन इसकी जो लास्ट मीटिंग हमने की थी 2004 में इस्लामाबाद में, और 14 में हमारी बारी थी इसको होस्ट करने की, मगर मोदी ने कहा कि जी यहाँ पाकिस्तान में मैंने कोई सार्क की मीटिंग नहीं होने दी। उस 14 साल हो गए, 10 साल से सार्क की मीटिंग पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि सार्क की मीटिंग कहीं हुई ही नहीं, अब खत्म ही हो गया तकरीबन, ये मोदी की वजह से। तो अभी भी ये उसका फॉरेन मिनिस्टर आ गया है, तो बस तकरीर करके चला गया है, और कोई खास कर नतीजा नहीं हुआ। ये सोच रहा कि ये इंडिया पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त ब्रेक थ्रू हो गया है, ये हो गया वो हो गया। ये मीडिया, एक तो हमारा अनपढ़ मीडिया है, वो यानी किसी चीज की हकीकत जाने बगैर उसको हाइप क्रिएट कर देता है। रवायती खबरें चला देते हैं। हाँ, बस ये है। तो हाँ, ये इसकी कोई हम नतीजा नहीं, आगे कोई बढ़ते हैं खास सर। कंक्रीट चीज नहीं है, बस ये शमशाद साहब, मैं मुझे कहता मुझे ये बता दें कि जिस तरह से शहर बंद किया गया, सड़कें बंद की गई, जिस तरह से रूट्स लगाए गए, और फिर तमाम तर दफातर में छुट्टियां हो गई, होटल्स को बंद कर दिया गया, अब क्या हूँ। वजह? ये मैं हमारे आपको बताऊं, 1974 में भुट्टो ने लाहौर में इस्लामिक समिट की थी। 57 ममालिक यहाँ आए थे, 74 में, 1974 में। और कोई शहर नहीं बंद हुआ था, कोई इस तरह से नहीं हुआ, ट्रैफिक बिल्कुल हस्ब मामूल चलता है। उसके बाद जो फिर 97 में मैंने जब इस्लामाबाद में ओआईसी की समिट की थी, 57 ममालिक, वो समिट हुई थी पाकिस्तान के गोल्ड 50 साल एनिवर्सरी पर, हमें ट्रिब्यूट पे करने के लिए इस्लामी मुल्कों ने वो समिट की थी। तो कोई हमने छुट्टी दी किसी को ना, ट्रैफिक बंद किया ना, कोई होटलों का मसला पड़ा। हमने लोगों की कोठियां लेके वो उनको दे दी, और जो सरबराह आए, और उनको कह दिया कि भी आप फर्निश अपनी मर्जी से कर लो इनको जिस तरीके से, तो वो उन्होंने कर लिया। और इतने अच्छे पैलेस बना दिए, सबकी कोठियां जिनकी ली थी, तो वो जबरदस्त जो क्रॉकरी थी, वो गाड़ियां थी, वो सब उनको वो छोड़ गए उनके कर लिए। लेकिन बात यह है कि ये होता तो एक अच्छा ओकेजन है ना, समिट का मुनक्कद होना आपके यहाँ, लेकिन ये कहना कि वो किसी हुकूमत को क्रेडिट जाता है, हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं होता इसमें, ना किसी हुक्मरान का ना हुकूमत का। वो मुल्क जो होता है ना, रियासत, वो बाय रोटेशन इट हैपन्स टू बी द वेन्यू ऑफ समिट मीटिंग, और वो होता है अल्फाबेटिक तरीके से, ABC से। ठीक है, तो ठीक अब उस हिसाब से अल्फाबेटिकली है। ये मीटिंग हुई बस। हुकूमत का तो और सर ये ये जो आपने, क्रेडिट होता है ना, अगर हुकूमत उसे अच्छे तरीके से अरेंज कर लेती है, सड़कें बंद नहीं करती, दफ्तर चलते रहते हैं, लोगों की जिंदगी रोटी, फिर तो हुकूमत का क्रेडिट होता है कि हुकूमत ने एक बड़ी कामयाब मीटिंग की जिसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि लोग फैसिलिटेट हुए। जिस तरह आपने बताया कि जिन लोगों की कोठियां ली गई, उन्हें कुछ ना कुछ मिला उसके बदले में। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये समिट हुई है, ये वक्त कोई इतना अच्छा नहीं था समिट के लिए। मैं बताऊं ना, हम लोग अगर होते तो हम लोग प्रेफर यही करते कि समिट ना हो इस वक्त। क्योंकि जब समिट होती है तो जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आता है, उसकी तवज्जो इस पे नहीं होती कि कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होगा। उसकी तवज्जो होती है कि जिस मुल्क में हो रही है उस मुल्क में क्या हो रहा है। तो जितना जिस किस्म का बहरान आपके मुल्क में चल रहा है, जिस किस्म की नेगेटिविटी इस मुल्क में इस वक्त हावी है,
जहां एक आपका वजीर आजम जो है वो उसको जेल में डाला हुआ है, बीमार है, और ये खबरें बाहर आ रही हैं। बल्कि मैं बताऊं, पिछले एक हफ्ते में दो तीन डिप्लोमेट्स ने मुझसे जो विजिट कर रहे थे, उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि भाई कि क्या है मसला। तो मसला हमसे लेते थे कि पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो सारे सफारतखाने इस वक्त पाकिस्तान के क्राइसिस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सारा इंटरनेशनल मीडिया की दिलचस्पी पाकिस्तान का अंदरूनी क्राइसिस था। तो ये समिट जो थी, ये तो एक साइड लाइन पे एक इवेंट हो गया, जो अच्छे फूल दिखा के, गर्मजोशी से मुसाफे होके, हाथ मिला के, खाना खा के, तो उस किस्म की हॉस्पिटैलिटी में तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि जब अमल की बात आती है, तो वहां हमने आज तक अपने आप को पहले अपने पाँव पे तजारत के हवाले से इकट्ठा नहीं किया, मईशत के हवाले से हम डिपेंडेंट हैं। यानी अब तक हम आईएमएफ की फंडिंग पर हमारा बजट चलता है। अगर एक साल आईएमएफ का पैसा ना मिले तो हम तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। तो जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, जिस किस्म के वाकयात यहाँ हो रहे थे, ये लाहौर में दो तीन वाक़े हुए हैं, इस्लामाबाद में वाक़े हुए हैं। तो मकसद हमारा ये जो मौका था, जितनी प्रोजेक्शन बाहर गई है, वो समिट की कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं किसी को। वो 10 मिनट का स्टेटमेंट होता है, वो सिर्फ वो स्टेटमेंट ही लेके फाइल कर देते हैं, क्योंकि वो शमशाद पढ़ते भी तक नहीं है, साहब, एक और पढ़ते तक नहीं है। मैं बता दूं, आप खुद मैनेज करते रहे हैं ये मीटिंग्स, बिल्कुल मैं जिसमें करता। जिक्र किया कि इंटरनेशनल साफी आए थे, तो ये भी चीज तो मैनेज हो सकती थी कि एटलीस्ट उन्हें होटलों से बाहर निकलने देते, उन्हें बाजारों में जाने देते, उन्हें स्ट्रीट फूड खाने देते, उन्हें लोकल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। असल तो यही इस बात पे ज्यादा तवज्जो फोकस रही है उन मीडिया की। और जो डिप्लोमेट्स उनके साथ आए थे, वो भी देख के मायूस हो रहे थे, लेकिन वो डिप्लोमेट्स, हम लोग इस तरह अपनी खुलकर मायूसी का इजहार नहीं करते। तो उन्होंने आके अच्छा बाकी ये लगा हुआ जी कि बड़ी मुबारकबाद दी, बड़ी जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी दी है, खान। अरे भाई, ये तो मामूल की बातें होती हैं। ये हर तकरीर जो होती है हमारी, हम जब करते हैं या हमारे लीडरों से करवाते हैं, उसमें ये लफ्ज हमेशा होते हैं। वो चाहे मीटिंग फेल हो या कुछ हो, ये हिस्से होते हैं हर एक स्पीच में, हर बंदे के स्पीच में होते हैं ये। तो ये अगर सर मेट्रो बस चलती रहती तो आप सुनते हैं कि आप मैनेज कर लेते, आप उसे आप ना लोगों के हथे उन्हें चढ़ने देते, मैनेजमेंट ना पूरा होने। शहर जी सारा बंद कर दिया, एक हफ्ते के लिए बसें बंद कर दी, टैक्सियां तक नहीं थी, और स्ट्रीट्स जा नहीं सकते थे लोग, स्ट्रीट बंद की हुई थी। ये कहीं किसी मुल्क में नहीं, सिविलाइज सोसाइटी किसी कहीं में ये चीज नहीं हो रही है। ये सिर्फ आपका मुल्क है। ये तो बात हो गई ना समिट के हवाले से, लेकिन अगर आप अपने मुल्क पर नजर दौड़ाएं, जिस किस्म के वाकयात, जिस नहज पर हम पहुंच गए हैं, आज सवाल ये उठाया जाता है, हर कोई ये पूछता है कि क्या आपके मुल्क में पार्लियामेंट पार्लियामेंट का काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में हुकूमत हुकूमत का काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में जुडिशरी जुडिशरी का काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में फौज फौज का अपना काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में पुलिस पुलिस का काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का काम कर रही है? क्या आपके मुल्क में आइन पर काम अमल हो रहा है? क्या आपके मुल्क में कानून जो है उसकी पजीराई है? तो जवाब आप देख लीजिए क्या होगा। मैं समझता हूं कि ये काफी अरसे से पाकिस्तान हैज बीन टॉपिंग। हम लोग सरे फहरिस्त रहे हैं जितनी भी दुनिया में नेगेटिव लिस्ट है ना। मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट वायलेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी इस किस्म की जितनी लिस्टें दुनिया में आती हैं, उनमें पाकिस्तान फहरिस्त में नंबर वन पे है। तो ये फिर क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हो गया। ये जो इस वक्त आपकी पार्लियामेंट बैठी है, ये इलेक्टेड मेंबरों पर तो मुश्तमिल ही नहीं है। ये तो फॉर्म 47 के ठप्पा लगवा के ये पार्लियामेंट में बैठे हैं। इनका अवाम ने तो इनके वो इलेक्ट ही नहीं किया था, और सब लोगों को पता है इन चीजों का। सर जब ऐसी तो गवर्नमेंट होती है तो शमशाद साहब निजाम कौन चलाता है फिर, जब ऐसी हुकूमत, कमजोर तरीन हुकूमत नहीं, तो बगैर। निजाम कौन कैसा चल रहा है, मुझे बताइए तो सही ना, कि कहा क्या इंसाफ हो रहा है। मुझे बताइए कि जो जुर्म लोग करते हैं, क्या उनको सजा मिलती है? यही तो चीज है कि यहाँ आज तक कोई लूटर्स, प्लंडर्स, होर्डर्स, जखीरा अंदोज, जितने भी हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रर्स, किलर्स,
इन सबको सजा की बजाय इनको माफी बाय लॉ दी जाती है। ये आपके मुल्क की शोहरत, कानून के जरिए इनको माफ किया जाता है। आप देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह के लोग आपकी हुकूमत में या पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो अक्सर वो मुजरिम लोग हैं, जराइम पेशा लोग हैं, और वो 45 की बजाय 47 फार्म लेकर बैठे हुए हैं वहां पे। तो ये हाल आपका दुनिया को पता है। ये कोई मैं बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में सब चीजें लिखी जा रही हैं, आपने जिक्र सबको किया कि आपके साथ बहुत से डिप्लोमेट्स ने भी राब्ता किया जो आपको जानने वाले थे। इमरान खान को सर मुलाकात नहीं करने दी जा रही और एक क्राइसिस पाया जाता है कि उनकी सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। एंड इस वक्त में जब आपके मुल्क में बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और सरबराह खान रियासत आ रहे हों, तो उस वक्त में जब आप इस तरह से अपने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को नज़रबंद कर दें, उसे मुलाकात ना होने दें, ये कैसा अमल था? और इसके हवाले से आपसे भी किसी ने दरियाफ्त किया कि इमरान खान के ऊपर क्या हैपनिंग्स चल रही हैं, क्यों मुलाकात? देखिए, सारा सारा कुछ इस वक्त चल ही रहा था। बाहर के मीडिया में हर वक्त यही बातें तो हो रही थी। इस पे तो ये है कि जितना तासुर नेगेटिव इस टाइमिंग पर हुआ है इस समिट के हवाले से, मैं नहीं समझता कभी हमारे यहाँ किसी समिट के मौके पर इतना नेगेटिव माहौल नहीं था मौजूद। बस ये मैं बता दूं, 2004 में मुशर्रफ का जमाना था, और उस वक्त भी उसने बुनियादी तौर पर कश्मीर से एक हमारी जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी उससे हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल दिया था। फिर उसने एक एफिडेविट दे दिया था वाजपेयी को कि अब आइंदा हमारी तरफ से कोई भी आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं होगी। यानी ये कह के एश्योरेंस दे के मुशर्रफ ने एक तरीके से ये तस्लीम कर लिया था कि माजी में हम लोग इंडिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते रहे थे। बहरहाल उस समिट के मौके पर कम से कम अवामी सतह पर कोई बदली नहीं थी, और इस किस्म का माहौल नहीं था कि कोई साबिक पॉलिटिशियन जो है वो जेल में हो। वो मुशर्रफ ने किसी पॉलिटिशियन को जेल में नहीं रखा, उस वक्त शुरू में थे, लेकिन बाद में 1-2 सालों बाद उसने सबको छोड़ दिया था। नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया, शहबाज को भी, इन सबको छोड़ दिया था। बल्कि मुशर्रफ के साथ तो चौधरी ज्वाइन कर गया था सियासतदान काफ लीग ने, तो मिलकर एक मुस्लिम लीग का क्यों बना दी थी मुस्लिम लीग। तो ये था। सर और इसके बाद जब 1974 में भुट्टो ने जो समिट की थी बड़ी जबरदस्ती लाहौर में, वो अपनी तरफ से एक तारीखी मौका, ये तो तारीखी सवाल ही नहीं पैदा था, ये तो तारीखी किस्म की कुछ चीज ही नहीं थी जो अभी हुआ है वाकया। ये तो एक अजीब किस्म का वाकया हुआ है कि सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, पूरा शहर बंद, दफ्तर बंद, और 10 आदमी बैठ के 10-10 मिनट की तकरीर करके चले गए हैं, बस तो सर बस। जब ये माहौल करते हैं तो जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं इंटरनेशनल, वो तासर लेकर दे जाते कैरी दे कैरी द इम्प्रेशन, असल चीज ये है। और वो इम्प्रेशन होता है जो लास्टिंग होता है। ये जो 10 मिनट की तकरीरें होती हैं, वो तो मैंने कहा कोई पढ़ता नहीं है। हम लोग जो तकरीरें लिख के देते हैं अपने लीडरों को, हम खुद नहीं उनकी तकरीर पढ़ते। वंस स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड, तो वी डोंट रीड इट अगेन, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तभी तो मैं कहता हूं ना कि यूनाइटेड नेशंस में इतनी रेजोल्यूशंस अडॉप्ट होती हैं हर साल, यानी हजारों टन पेपर इस्तेमाल होता है, और वो सब का सब रद्दी की टोकरी में जाता है, आर्काइव का हिस्सा बन जाते हैं। किसी मसले पर कभी कोई वो नहीं हुआ। इसराइल का इशू देख लीजिए, फलस्तीन का देख लीजिए, कश्मीर का देख लीजिए, जितने भी मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस भी एक करप्शन का गढ़ है, बस ये बता दूंगा आपको। ठीक है। शमशाद साहब, मुझे एक और चीज समझा दें। रऊफ हसन बहसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भारतीय किसी सहाफी के साथ उनकी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रही, उनका फोन जब उनसे लिया गया, उसे टीवी पर दिखाया गया कि ये भारतीय सहाफी के साथ बातचीत है और एक सनसनी फैलाएगी। दूसरी जनब हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब भी समिट के मौका पर जब भारतीय सहाफी आए तो एक सहाफी खातून को उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया, मुलाकात की और फिर ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मोदी जी आ जाते तो अच्छा होता। कैसे देखते हैं इस सब चीजों को? नहीं, ये देखें, नवाज शरीफ साहब का एक चीज है कि वो शुरू से इंडिया के हवाले से उन्होंने हमेशा यही ख्वाहिश रखी है कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात करें। और इनफैक्ट मुझे भी, मैं चूंकि उनका फॉरेन सेक्रेटरी था 97 में जब उन्होंने अपॉइंट किया था, तो मुझे पहले जी बात की थी कि शमशाद साहब इंडिया के साथ डायलॉग शुरू करें। तो मैंने कहा था आप चाहते क्या हैं?
कहते हैं बस हालात तल्लुकात नॉर्मल कर दें, और जो सारे मसाइल हैं उन पे नेगोशिएशन शुरू कर दें, लेकिन कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो असूल मौक़िफ़ है उस पर कायम रहना है। तो मैंने तीनों बातें सामने रखकर डायलॉग शुरू किया, और 6 महीनों में, यानी जून 97 में एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया, जो 50 सालों में, उस वक्त 50 साल हुए थे हमें बने हुए इंडिया को भी, तो 50 सालों में वाहद एग्रीमेंट था जो कंपोजिट डायलॉग एग्रीमेंट कहलाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। उसका बाकायदा एक रिटन एजेंडा था, 8 नुकाती, 8 आइटम से। कश्मीर सर फहरिस्त था, उसके अलावा सियाचिन था, उसके अलावा वुलर बराज था, उसके अलावा सिर क्रीक था। ये 4 मसाइल थे, और 4 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मसाइल जो थे ना, वो थे। एक पीस एंड सिक्योरिटी, या हमें न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन वगैरह कंट्रोल करना था, और इसके अलावा तजारत बढ़ानी थी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करने थे, और बाकी तजारत और इकोनॉमिक इशू जो है उनमें कोऑपरेशन करना। ये वो जो पीस एग्रीमेंट है वो अब तक कायम है। सिर्फ ये उस वक्त खत्म हुआ जब मुशर्रफ ने कारगिल किया, और नवाज शरीफ कहता है कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था, तो उस वक्त डीरेल हो गया ये प्रोसेस। हम तो कश्मीर पे बात डायलॉग शुरू कर रहे थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ श्रीलंका में। सरताज अजीज, मैं और जसवंत सिंह और उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी था, वी वर डिस्कसिंग कि हाउ टू मूव अहेड। हमने फैसला कर लिया था कि अब एक्सेलरेटेड तरीके से हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, लेकिन कारगिल से वो सारा सिस्टम डिसरप्ट हो गया। तो अब ये है कि जो ये मौजूदा सिचुएशन है, आपको इतनी कमजोर सिचुएशन है कि इंडिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप के साथ बात करेगा, क्योंकि आपने कश्मीर का राग अलापना है। वो यही इंडियन कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापता है। वो कहते हैं कि यू हैव नो बिजनेस टू कश्मीर की बात करने के लिए। आप तो बल्कि जो आपके पास कश्मीर है उसको खाली करें, उनकी तो ये पोजीशन है। तो अब इंडिया में कोई तैयार नहीं पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए। इतना मैंने जिस तरह पहले कहा कि मोदी ने तो ये कह दिया कि सार्क की कोई समिट मैं पाकिस्तान में नहीं होने दूंगा, और वो इस पे कायम है। 10 साल हो गए हैं, सार्क की कोई मीटिंग नहीं हुई है। ठीक। सार्क ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल टोटली। ठीक। ये है हाल। इंडिया देखे ना, वो एक बड़ी ताकतों की कैटेगरी में आ चुका है। वो ब्रिक्स का भी है, और इधर उधर सब ऑर्गेनाइजेशनों का। हम लगे हुए हैं लोगों की मिलते करने के हमें भी ब्रिक्स में शामिल कर लो। अरे भाई, जब ब्रिक्स में शामिल होंगे जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, और इकोनॉमी आईएमएफ के लोन लेकर नहीं होती। ये जो लोन होते हैं ये सरमाया नहीं होते, ये कैपिटल नहीं होते, ये लोन आर लाइबिलिटी। आपके यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि जीओआर अलोन, जो लाहौर का जीओआर है, अगर आप इसको प्राइवेटाइज कर दें बजाय पीआईए को प्राइवेटाइज करने के, या रेलवे को प्राइवेटाइज, आप जीओआर को प्राइवेटाइज करें तो आपके सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। आपके बजट का सबसे बड़ा मसला खत्म। जो घर हैं वो आप दे दीजिए उन्हीं लोगों को जो रहते हैं, और उसको कमर्शियल वैल्यू जो है उस पर आप फरोख्त कर दीजिए। देखिए कितना कैपिटल ये आपका कैपिटल होगा, सरमाया होगा। ये जो आईएमएफ से हर साल लेते हैं, एक तो आप लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जितने हमारे बिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस के कर्जे ले चुके हैं, और हर पाकिस्तानी मकरूज है इस वक्त। तो उसके अलावा ये है कि आप ना अपनी बजट के लिए इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और ना पैसा टैक्स लोगों से वसूल, टैक्स लोग कहाँ से टैक्स पे करें। तो ये चीजें, इसी तरह एक और हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। ये हरी नंबर प्लेटों वाली जो गाड़ियां हैं सरकारी अफसरों को जो दी जाती है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने अंग्रेजों के जमाने से लेकर 47 के बाद एक चीज अडॉप्ट कर ली, और इसको इतना मिसयूज किया जा रहा है, इतना मिसयूज किया जा रहा है कि जो मिनिस्टर हैं उनके घरों पे 4-4 5-5 गाड़ियां। असिस्टेंट कमिश्नर रिक्रूट होता है तो उसको जनाब ये एक $20 उसके लिए खरीदा जाता है। यानी ये आम लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं है, और ये गाड़ियां सरकारी खर्च पर, जिस पे पेट्रोल मुफ्त होता है, सारे पार्लियामेंट के मेंबरों को ये गाड़ियां दी जाती हैं। उनके लिए पार्लियामेंट्री लॉजेस बनाई गई हैं, और वो मुफ्त रहते हैं सारे लोग। ऐसे ही। तो ये चीजें कहीं किसी मुल्क में नहीं होता। आप जाएं अमेरिका में,
वहाँ सेनेटर या कांग्रेसमैन जब वो ट्रैवल करते हैं, वो सबवे से करते हैं या टैक्सी से करते हैं, सरकारी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट ही कहीं नहीं है। जजेस जो हैं वो भी अब उनको अलाउंस मिलते हैं, जो होता है ना कि तनख्वाह में ही हर चीज कवर हो जाती है। आपको भी वही करना होगा जो दुनिया का सिस्टम, मोनेटाइज करें ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज जो है, ये अगर आप मोनेटाइज करके लोगों को वो दे दें तो आपका सारा खत्म हो जाएगा। जिस तरह जितना ये जियो आर्स मसला है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो अरबों रुपए का है। वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम वहां लेते हैं, जाने मिनिस्टर वाली लेते हैं, तो ये हाल है। बिल्कुल जाने वाली चीज है कि आप ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये जो आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर हैं, जो आपके पास मिनिस्टर्स के लिए जो फ्लैट्स हैं, ये सारी चीजें आप प्राइवेटाइज कर दें, इन्हें रेंट आउट करें, ये एक बहुत बड़ी। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी का साइज व्हाइट एलिफेंट है। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। मैं चंद साल पहले अमेरिका गया, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे तुम यहाँ का टाउन लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ जहाँ अदालतें वगैरह होती हैं। तो आई वॉज सरप्राइज कि एक छोटी सी बिल्डिंग थी और उसमें एक ऑफिस था, उसमें एक सेक्रेटरी बैठी थी। उसके पास जाके उसने अपना जो टैक्स होता है वो जमा करवा दिया कार्ड के जरिए से, बस। और बाकी अदालतों का यह है कि एक अदालत कोर्ट रूम था, खाली पड़ा था, कोई बंदा ना बंदे की बात, क्योंकि वहां है ही नहीं इस किस्म की बदनजमी। अगर कंपेयर करें पाकिस्तानी अदालती निजाम के साथ और आजकल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, दे दीजिए। क्या नहीं, ये अदालती निजाम तो नहीं ना, ये तो एक खिलवाड़ है जो सिर्फ 3-4 बंदों को एक्सटेंशन के लिए किया जा रहा है। देखिए ना, हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है, मैंने कहा ना कि पुलिस नहीं रही, फौज नहीं रही, तो ये इन दो फैमिलियों ने जो जिन्होंने सारा ये रखा हुआ है कंट्रोल, मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, इन्होंने 3-3 साल आईजी, फौज के चीफ को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर को, इन सब को एक्सटेंशनों के जरिए वो कर लिया हुआ है, वो किया हुआ है? गुलाम गुलाम बना लिया हुआ है। तो ये इनको तरीके पता है, ये दोनों फैमिलियों को पता है कि ये किस तरीके से हमने इस मुल्क को हॉस्टेज रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। खुद जो जितना मर्जी लूटो, जो जितने अपने जाति जो है पैलेस बनाए हुए हैं, मरी में जाके देखिए इन सबके घर जो है, सबके। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।